देश भर की दिन भर की खबरों के साथ हम हाजिर हैं और शुरुआत कर रहे हैं आज तक के उस खुलासे से जो कल आज तक ने किया था। एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था कि कैसे दिल्ली प्रशासन में अभी भी अधिकारी घूस लेकर ही काम करते हैं, सरेआम घूस मांगते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, जबकि अरविंद केजरीवाल इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के वादे के साथ सरकार बनाकर लोगों के सामने आए हैं। लेकिन इसका असर, स्टिंग ऑपरेशन का असर व्यापक हुआ है। सरकार ने घूस लेने वाले 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार मिटाने वाले ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस रोज होने चाहिए। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर झाड़ू चलाएंगे, पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार की चोट से कराहती पब्लिक के जख्म पर अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदों का मरहम लगाया तो एनजीओ और आंदोलन चलाने वाले इस दुबले पतले से शख्स में लोगों को अपना महानायक नजर आने लगा। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के लोगों ने पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे अरविंद केजरीवाल के हाथों में अपनी बागडोर थमा दी। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में दिल्ली मुट्ठी में आई तो केजरीवाल ने रामलीला मैदान में सारे दिल्ली वासियों को शपथ दिलाई, न रिश्वत लेंगे न देंगे। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। लेकिन रामलीला मैदान की फिजाओं में गूंजा वो शंखनाद सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की मेजों के नीचे तक नहीं पहुंच पाया। आज तक के ऑपरेशन आम आदमी ने बेनकाब किया कि कैसे वाटर सैंपलिंग के लिए जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिसिस्ट विनोद कुमार को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए का रिश्वत चाहिए, कैसे 500 रुपए में बनने वाले मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए 1,500 रुपए सिर्फ अधिकारियों की मुट्ठी गर्म करने के लिए चाहिए, कैसे 10 रुपए में निकलने वाली किसी नकल के लिए पटवारी को 500 रुपए चाहिए और अधिकारी को बताइए तो उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंगता। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर ऐसा हुआ कि खबर दिखाए जाने के 1.5 घंटे के अंदर ही रिश्वत की रकम से अपनी जेब गर्म करने वाले दिल्ली सरकार के अधिकारी नप गए। तुरंत एक्शन लिया है सरकार ने। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे हैं, मैंने देखा 5 मिनट मैंने फुटेज देखी और उसके तुरंत बाद हमने एक्शन लिया है। मैंने ऑर्डर्स किए हैं कि जो लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उधर से केजरीवाल जी ने पूरे ऑर्डर किए हैं कि सख्ती से निपटा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हालात सुधर रहे हैं? इधर अधिकारी बैठे थे, हमें वो इनकम कार्ड बनवाना था, उसके लिए आए तो बोले 200 रुपए दो, अभी हैंड टू हैंड बनवा के दे देंगे, जो कि 2-3 दिन में बनता है। 1 हफ्ते से दौड़ रहे, बन नहीं पा रहा, राशन कार्ड बनवाना है। लोग निराश हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार के फन को वो अपने मजबूत इरादों से कुचल डालेंगे। सरकार बनने के 6 दिन के अंदर अगर हम ये सोचें कि इतने साल पुराना भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। सब लोगों को मिलके खत्म करेंगे। कहीं कोई और कर्मचारी भी इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाएगा तो बख्शेंगे नहीं उसको। ये समझ लें दिल्ली के सारे सरकारी कर्मचारी कि अब रिश्वत लेना और इस तरह की हरकत करना दोनों गुनाह हैं, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। लेकिन चंद अधिकारियों की गर्दन नपने से भ्रष्टाचार मिटा नहीं है। सपन गुप्ता, अक्षय सिंह और उमेश डंग के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। खैर, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो जुटे हुए हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और आपको भी बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक की मुहिम भी लगातार जारी है। बहरहाल, बात अगर राजनीतिक हलकों से करें तो अक्सर चुनाव के वक्त देखा जाता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव के वक्त हमेशा परिवार के साथ, भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही होती हैं। लेकिन 2014 के चुनाव जो सिर्फ नाक का सवाल न बन चुके हैं राहुल गांधी के लिए, साथ ही साथ आगे उनका राजनीतिक करियर क्या दिशा लेगा, इस पर भी बहुत कुछ 2014 में ही शायद आगे ये तय होने वाला है। तो इस मौके पर क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगी? सवाल ये इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज प्रियंका ने कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक राहुल गांधी के घर हुई, लेकिन राहुल गांधी घर पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगी प्रियंका। प्लान राहुल तैयार कर रही हैं प्रियंका। आला नेताओं के साथ प्रियंका की बैठक।
12 तुगलक लेन, ये है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का घर। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे जब प्रियंका यहां पहुंची। पता चला उन्होंने पार्टी के आला नेताओं को बैठक के लिए बुला रखा है। थोड़ी देर में प्रियंका ने मीटिंग शुरू की, जिसमें अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन गोपाल और अजय माकन मौजूद थे। लेकिन दिलचस्प ये कि राहुल गांधी के घर में हो रही इस बैठक में खुद राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। 2014 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी को कांग्रेस बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार पेश करने की तैयारी कर रही है। 16 तारीख को CWC की बैठक है, 17 तारीख को AICC की बैठक है। लेकिन इस वक्त 12 तुगलक लेन, जो कि राहुल गांधी का घर है, वहां पर बैठक ले रही है प्रियंका गांधी। जी हां, 2014 के चुनाव के लिहाज से और राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि 17 फरवरी को AICC की बैठक में पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। AICC की बैठक से पहले 16 जनवरी को CWC की बैठक होगी, जिसमें AICC बैठक का एजेंडा तय होगा। दोनों बैठकों से पहले आला नेताओं के साथ प्रियंका की मीटिंग खास अहमियत रखती है। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका ने पार्टी के आला नेताओं के साथ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर और प्रचार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि प्रियंका ने नेताओं से राहुल को प्रोजेक्ट किए जाने की तैयारी को लेकर बातचीत की। उन्होंने 17 जनवरी को होने वाली AICC की बैठक के मुद्दों और भाषण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही प्रियंका ने देश में मौजूदा सियासी हालातों पर भी मत्थापच्ची की। हालांकि प्रियंका की बैठक को लेकर पार्टी कुछ खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के प्लान राहुल का रोड मैप तैयार करने में जुटी हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। समय समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है। ये हकीकत है कि प्रियंका पर्दे के पीछे से सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। चुनाव के दौरान अमेठी और रायबरेली में मां सोनिया और भाई राहुल के लिए रणनीतियां तैयार करती हैं और जीत तय करवाने में खास रोल अदा करती हैं। कुछ दिनों पहले पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका की अटकलें भी लगाई गई थी, जिसे कांग्रेस ने फौरन खारिज किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हाल फिलहाल में कांग्रेस में प्रियंका का दखल बढ़ा है। जब गांधी परिवार से जुड़े बड़े फैसलों की बात आती है, प्रियंका गांधी का रोल अहम रहता है। चाहे 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद छोड़ना रहा हो, चाहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सोनिया गांधी का फैसला रहा हो, इस्तीफा देने का रायबरेली सीट से, अमेठी रायबरेली में वो प्रचार भी करती रही है। अब अपने भाई को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कह सकते हैं कि भाई के लिए बहन सक्रिय हो चुकी है पूरी तौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ कुमार विक्रांत सिंह, 12 तुगलक लेन, दिल्ली, आज तक। सियासत में आम आदमी पार्टी का असर खत्म हो ही नहीं रहा है। संजय निरुपम के बाद कांग्रेस के दूसरे सांसद, एक और सांसद प्रिया दत्त ने महाराष्ट्र सरकार से बिजली के दाम कम करने की गुहार लगाई है। प्रिया दत्त ने कहा है कि 13 जनवरी को बिजली की कीमतों को लेकर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगी। सरकार बनाते ही आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपना वादा पूरा किया। बिजली के दाम घटा दिए। दिल्ली में लिए फैसले का असर फौरन मुंबई में दिखा। पहले कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार से बिजली की कीमतें घटाने की मांग की और अब कांग्रेस की ही दूसरी सांसद प्रिया दत्त पृथ्वीराज चव्हाण सरकार से बिजली की कीमतें घटाने की मांग कर रही हैं। हमारे आप बिल्स अगर देखें और देखें कि चार्जेस, कुछ चार्जेस ऐसे हैं विच कैन बी डन अवे विथ, एंड हमारी मांग यही है कि हमें अगर 10 या 20% भी रिलीफ लोगों को दे पाएं, प्लस जो मीटर्स लगे हुए हैं उनकी चेकिंग, उनका जो एफिशिएंसी है उसको भी मॉनिटर किया जाए। बिजली की कीमत घटाने की मांग को लेकर प्रिया दत्त 13 जनवरी को मोर्चा भी निकालेंगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये आम आदमी पार्टी का असर है? क्या आम आदमी पार्टी के असर से खौफ में है कांग्रेस? आम आदमी की भाषा कांग्रेस पार्टी हमेशा ही बोलती है और हमेशा सिर्फ आम आदमी के मुद्दों पर बोलती है। और ये जो चीज़ है, ये हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये हम सिर्फ लोगों की आवाज़ और भी बुलंद कर रहे हैं। अब नेता कुछ भी दलीलें दें,
पार्टियां कुछ भी दलील दें, लेकिन ये हकीकत है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों को अपनी नीतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब हैट्रिक लगाई थी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो फौरन मंच से ऐलान किया कि शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन महीने भर के अंदर अंदर करीब 2500 देसी शराब की दुकानों से ही अंग्रेजी शराब बेचने का ऐलान भी कर दिया गया है। नशा मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने एक संकल्प व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान खुलने नहीं दी जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला। नशे जैसी चीजें समाज की जड़ों को खोखला करती है। हम धीरे धीरे कैसे उसको समाप्त करें, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाज शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ऐलान किया कि नशा मुक्त प्रदेश का निर्माण करना है। लेकिन विडंबना देखिए कि शिवराज कैबिनेट ने दूसरी ही बैठक में फैसला ले लिया कि प्रदेश के देसी शराब की दुकानों में ही अंग्रेजी की शराब मिलेगी, जिससे सरकार को साल भर में 200 करोड़ की आमदनी होगी। अब जरा सरकार की दलील भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, पर अवैध शराब भी नहीं बिके, ये सरकार की चिंता है। पर जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं किया तो अवैध शराब बिकेगी। अवैध शराब बिकेगी तो कोई घटना हो सकती है। पिछली बार गुजरात में हुआ था, 25-30 साल पहले इंदौर में भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो अवैध शराब नहीं बिके, जहरीली शराब नहीं बिके, बिलो स्टैंडर्ड शराब नहीं बिके, ये भी सरकार की चिंता, और इसलिए ये सावधानी बरती गई है। फाइनेंशियल बर्डन्स जिसको कहते हैं, आज अगर ये शराब की पॉलिसी को इनने चेंज तो नहीं किया। उनने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई नई दुकान खुली नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश में 937 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं और 2737 देसी शराब की दुकानें हैं, जिसमें अब अंग्रेजी शराब भी बिकेगी। बीजेपी सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या इसी को नशाबंदी कहते हैं। शिवराज सिंह घोषणा करते हैं, उनकी घोषणाओं पर अमल अधिकारी नहीं करते हैं। अभी अधिकारियों ने ये किया था कि शराब की जो देसी शराब की दुकान है उसके ऊपर विदेशी शराब बिकने लगी, और अब फिर वही उसको ही अमली जामा पहना दिया। तो सिर्फ मात्र घोषणा रह जाती है शिवराज की, उसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता। धड़ल्ले से मध्य प्रदेश के अंदर अंग्रेजी और देसी शराब बिक रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि कई मंत्रियों ने कैबिनेट में शिवराज को ये नसीहत भी दी थी कि लोकसभा चुनाव में इस फैसले का गलत संदेश जाएगा, लेकिन कैमरे पर सारे के सारे मंत्री एक सुर में हैं। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो ऑपरेशन मुजफ्फरनगर पर लगे हुए थे। उनकी साजिश नौजवानों को भड़काने की थी, लेकिन यूपी सरकार दिल्ली पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। करीब 3 महीने पहले राहुल गांधी के इसी बयान ने देश में राजनीतिक हड़कंप मचा दिया था। राहुल गांधी के इसी बयान को लश्कर के आतंकियों ने और पुख्ता कर दिया है। मेवात से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी मोहम्मद शाहिद और राशिद ने दिल्ली पुलिस के सामने खुलासा किया है कि दंगा पीड़ितों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ भड़का रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में इन आतंकियों ने खुलासा किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार नौजवानों को भड़काकर आतंकी हमले के लिए तैयार करने का हुक्म इन्हें दिया गया था। इनसे उस दौरान जितने भी लोग कांटेक्ट में थे उनके बारे में हमने पूछताछ किया।
हमने ये भी पाया कि ये कुछ लोग जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट था। तो हमने जब इनसे पूछताछ किया तो इसने बताया। मेवात से गिरफ्तार इन आतंकियों के संपर्क में मुजफ्फरनगर के कई लड़के थे, जिनमें से 2 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार देर शाम हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जब तक हम उसको पूरी तरह से वेरीफाई न कर ले और भी लोग जो इसमें गिरफ्तार होने वाले हैं उसको अच्छी तरह से हम गिरफ्तार न कर लें, उनसे पूछताछ न कर लें, तब तक हम इस पे हम अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लश्कर तैयबा का मुजफ्फरनगर कनेक्शन जितना चौंकाने वाला है उतना ही खतरनाक भी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े राशिद और शाहिद से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक लश्कर के आतंकी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लश्कर के लिए काम कर सके। सूत्रों के मुताबिक मेवात से गिरफ्तार शाहिद के पास से डायरी मिली है जिसमें मुजफ्फरनगर के कई लड़कों के नाम हैं, जिन्हें आतंक के नाम पर भड़काकर धमाके करने के लिए भड़काया जा रहा है। मेवात से पकड़े गए दोनों आतंकियों में से राशिद पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका जावेद बलूची से फोन पर लगातार संपर्क में था। पूछताछ में दोनों आतंकियों ने खुलासा किया कि 4 दिसंबर 2013 यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन दिल्ली में बड़े धमाके करने की साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान से बात हो रही उस कॉल को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात से राशिद और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुभान नाम का एक आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश में दिल्ली और राजस्थान एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब सवाल उठता है कि जिस बात को राहुल गांधी ने करीब 4 महीने पहले बता दिया था, उसका पता लगाने में पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा? और अगर इस दौरान पुलिस इसकी जांच कर रही थी तो राहुल गांधी ने इस खुफिया जानकारी को रैली में क्यों खोल दिया? अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिलचस्प बात यह है कि 2 अलग राज्यों की 2 अलग पुलिस इस मामले में बिल्कुल अलग अलग बयान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी की पुलिस ये क्या कहती है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। दोनों व्यक्ति जो शामली और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इन्होंने रिपेयर वर्क करने के बहाने मेवात में बुलवाया था। सिविल रिपेयर वर्क इसके लिए बुलवाया था और बुलवाया था और वहां बुलवाने के पश्चात फिर बातचीत में उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जिहादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। तत्पश्चात ये दोनों व्यक्ति वापस आ गए मुजफ्फरनगर और शामली और किसी भी प्रकार की गतिविधि में इन्होंने भाग नहीं लिया। नहीं, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बिलोंग करते हैं, किसी आतंकवादी गतिविधि में इनकी संलिप्तता अब तक नहीं पाई गई है।